कभी कभी जीवन कुछ ऐसी घटनाओं से रूबरू होता है कि वो जहन में हमेशा के लिए धूमिल होने के बाद भी रह जाती हैं। पता नहीं आप लोगों में से कितनों को यकीन होगा कि असाधारण रूप से मृत्यु के बाद कुछ रूहें यहीं रह जाती हैं, हमारे आसपास या कहीं नितांत अकेले में। कुछ सूनी सड़कें उन हवाओं की छिपी आंखों से हमेशा आबाद रहती हैं। वो खामोश आंखें सिर्फ आपकी आंखें चुराना चाहती हैं और आपकी सोच ओढ़ना चाहती हैं। एक सच, एक डर आज भी अक्सर याद आ ही जाता है, जैसे छिप के बैठा हो वो आज भी कहीं मेरे पीछे। काल्पनिक कहानियों को कागज में उतारना शायद आसान था, मगर जब आज अपने डर को इन पन्नों में उतार रहा हूं तो जैसे अतीत की कुछ बंद खिड़कियां वापस खुल गई हों। रात के 2 बज रहे हैं और मैं कागज पे स्याही से आड़ी तिरछी छोटी छोटी लकीरों से शब्दों के जाल बुन रहा हूं। ये सच है, इस वक्त मैं उसको सुन सकता हूं, अपने पीछे महसूस कर सकता हूं। हुआ यूं था कि मेरे जीवन के 15 बरस गुजर चुके थे। दिन भर खेलना, पढ़ना, खाना, सोना, जैसे इन क्रियाओं के साथ अब मन के पंख उगाए हों। दूर तक घूमना, कभी अक्सर स्कूल न जाके पास के जंगल के भीतर तक चले जाना। तो हुआ यूं था, उन दिनों अक्टूबर का महीना चल रहा था। हल्की ठंड के मौसम ने समय के दरवाजे पे दस्तक दे दी थी और उन्हीं दिनों हमारे शहर में सिंहासन नाम की फीचर फिल्म रिलीज हुई थी। दिन भर स्कूल में रहना, फिर घर आके लंच करना, शाम को ट्यूशन के लिए चले जाना। शाम को लगभग 7, साढ़े 7 बजे ट्यूशन से छुट्टी हो पाती और उस दिन ट्यूशन से लौटते वक्त मैंने एक बड़ी सी दीवार में सिंहासन फिल्म का पोस्टर देख लिया। ना जाने क्या आकर्षण था उस पोस्टर में कि उस पोस्टर को देखते ही मैंने मन में ठान लिया कि कुछ भी हो, इस पिक्चर को तो देखना ही है। अगर मां से पूछता तो पक्का था कि मां डांट देती, तो मन ही मन फैसला कर लिया कि इस पिक्चर को आज रात ही देखनी है, चुपचाप देखनी है और 9 से 12 वाला शो ही देखना है। उस शाम ट्यूशन के बाद करीब 7:30 बजे घर आकर हल्की सी चाय पी। मां ने थोड़ा सा खाना लगा दिया। वो खाना धीरे धीरे चुपचाप खाया। मन तो व्याकुल था, जैसे कि कब मौका मिले और मैं इस घर से निकलूं और जाके उस मूवी को देख पाऊं। और मौका पड़ते ही चुपचाप से मैं अपने घर से बाहर निकल गया। और शायद उस सोच की ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गुल्लक से 2 रुपए जो निकाले तो वो मेरी जेब में थे। मैं पैदल जल्दी जल्दी चलने लगा। रास्ता मेरे घर से थिएटर का लगभग 1 घंटे का था। कॉलोनी से बाहर की तरफ जाती सड़क सुनसान इलाके से होते हुए एक तालाब के किनारे से होकर गुजरती। थोड़ी दूर पे रेल की पटरियां थी, उनके पार जाके हाईवे पे लगभग 3 किलोमीटर आगे जाकर हल्का सा जंगल और उन्हीं के बीच में था आर्मी क्वार्टर्स और उसकी दूसरी तरफ थिएटर हॉल था। वो थिएटर क्या था, बस ये कह सकते हैं कि बाउंड्री वॉल से बनाई गई एक दीवार थी। एक तरफ 1971 में जीता हुआ पाकिस्तान का एक टैंक था, जिस पे अक्सर हम लोग खेल लिया करते थे, और एक तरफ एक काफी बड़ा हॉल था। उस हॉल के अंदर बेंचेस बिछी हुई थी और पीछे की तरफ सोफे रखे थे। कुछ अच्छी सीटें थी जिसमें ऑफिसर्स की फैमिलीज वगैरह बैठते थे। जब मैं थिएटर पहुंचा तो मालूम पड़ा कि मैं 3-4 मिनट लेट हो चुका हूं। पिक्चर 3-4 मिनट पहले शुरू हो चुकी है। बस क्या था, आनन फानन में ही मैंने टिकट खरीदी और तेजी से मैं पिक्चर देखने के लिए हॉल के अंदर घुस गया। अंदर जाके देखा तो मालूम पड़ा कि ज्यादा भीड़ नहीं है, अधिक से अधिक 50 से 60 लोग होंगे।
बहरहाल एक खाली पड़ी सीट पर मैं आराम से बैठ गया और उस पिक्चर को देखने लगा। हाँ, कह सकते हैं पिक्चर काफी लाजवाब थी। समय गुजरता गया, इंटरमिशन हुआ और उसके बाद पर्दे पे दी एंड लिखा हुआ भी आ गया। मूवी खत्म होने के बाद लोग बाग उठ के बाहर जाने लगे। मैं भी द एग्जिट गेट की तरफ चल दिया। जब बाहर देखा तो भीड़ बहुत हल्की सी है, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे लगभग, तो हल्की ठंड थी। महीना अक्टूबर का था। सारी भीड़ आर्मी क्वार्टर्स की तरफ चली गई। जाहिर है इतने सुनसान इलाके में शहर से देखने मूवी आएगा कौन। ये तो आर्मी वाले थे जो अपने घर से निकले और सड़क के दूसरी तरफ थिएटर हॉल था, तो उसमें जाकर उन्होंने आराम से मूवी देख ली। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस सड़क पे जा रहा हूं मैं बिल्कुल अकेला हूं। पीछे मुड़ के देखा तो कुछ लोग आर्मी क्वार्टर्स की तरफ जा रहे हैं और जो मेरे सामने रास्ता है वो बिल्कुल सुनसान है। हवा काफी तेज थी उस रात। पेड़ों का हिलना, उनकी अजीब सी आवाज आना कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर एक झुरझुरी, एक सिरहन सी पैदा कर रहा था। मेरी उम्र ही क्या थी, लगभग 15 साल, और ये मेरे जीवन में पहला मौका था कि मैं इतनी रात में इस उम्र पे ऐसी सड़क पे सुनसान जा रहा था। हवा बहुत तेज थी। पेड़ों के पत्तों के टकराने की आवाज मेरे मन के अंदर एक सिरहन सी पैदा कर रही थी। एक अजीब सा डर मेरे अंदर। मुझे एहसास तो पूरा हो गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस रात में यहां पर आकर। जब मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो ऊंचे खड़े पेड़ों की श्रृंखलाएं जैसे मेरे पर हंस रही थी और उनके बीच में से मुझे साफ पूर्णिमा का चांद नजर आया। दौड़ते बादल आसमान में देख के एकदम से मेरे बदन में कपकपी सी आ गई, एक झुरझुरी सी आ गई और मेरा रास्ता तालाब वाले सुनसान मैदान और हल्के जंगल के बगल वाली कच्ची सड़क से होके जाना था। ये तो पक्का था जब घर पहुंचूंगा तो मां की बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन इस वक्त मुद्दा मां की डांट का नहीं था, घर पहुंचने का था, इस सुनसान रास्ते से गुजरने का था। समय अब 12 से थोड़ा ऊपर हो चुका था। उस सड़क पे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ चला। थोड़ा आगे बढ़ने पे मुझे अपनी दाईं तरफ, पीछे की तरफ हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने पत्ते पे पांव रखा हो। हल्की सी आवाज, और मैंने एकदम मुड़ के पीछे देखा तो मेरे सामने एक 4 साल का बच्चा खड़ा था। शायद वो मेरे रुकने और मुड़ने के कारण वो भी रुक गया था और इस वक्त वो बच्चा मेरी तरफ देख रहा था। आधी बाह की पुरानी सलेटी रंग की कमीज उसने डाल रखी थी, जो आगों से पूरी तरह से खुली थी, या शायद बटन ही नहीं थे उसकी शर्ट में। नीचे उसने घुटने से थोड़ा ऊपर तक एक गहरे रंग का ढीला निक्कर पहन रखा था। उसके बाल छोटे छोटे लेकिन बिखरे हुए थे। साधारण तौर पर यह कह सकते हैं कि वो सांवले से रंग का एक दुबला पतला सा बच्चा था। जब मैंने उसकी तरफ देखा ठीक से तो मैंने 2 बातें गौर करी। एक तो उसकी आंखें जो मुझे घूर रही थी वो बिल्कुल सूनी सी थी, कोई भाव नहीं था उसमें, और दूसरी उसकी मुस्कान, बिल्कुल हल्की सी मुस्कान उसके पतले पतले होठों के ऊपर, गर्दन बाईं तरफ हल्की सी झुकी हुई। हाँ सच है, मुझे बहुत अजीब सा लगा, मगर शायद मेरी समझ बस इतना ही बोल पाई कि शायद कोई बच्चा इस वक्त भटक गया है और शायद ये बच्चा मेरे सहारे सुनसान पड़ी सड़क को पार करके अपने घर पहुंचना चाहता है। ये बात तो सच है, उस वक्त उस बच्चे को देख के मन में एक सुकून सा मिला कि चलो कोई तो साथी है, कोई तो है मेरे साथ जो सुनसान सड़क पे मेरे साथ आगे जाएगा और इस सुनसान सड़क को पार करेगा। मैं वापस मुड़ा सामने की ओर और आगे की तरफ चल पड़ा। कुछ कदम चलने के बाद मैंने जब पीछे देखा तो बच्चा मेरे पीछे ही था, ठीक उतने ही पीछे जितने पीछे वो पहले था, लगभग उतने ही कदम। अगर हम मान लेते हैं कि वो मेरे से 7 या 8 कदम दूर था तो इस वक्त भी वो 7 या 8 कदम ही दूर था।
मैं मुड़ा और आगे की तरफ चल पड़ा। हवा तेज थी, मुझे ठुठन सी महसूस हो रही थी। मौसम गुलाबी ठंड ले आया था और इस वक्त ठंड का एहसास मेरी पीठ की तरफ ज्यादा था। अजीब सी बात है, जबकि हवा का रुझान मेरे सामने की ओर से था, लेकिन मुझे ठंड पीठ पे लग रही थी। मुझे घर जल्दी पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैं बहुत तेज कदमों से सुनसान रास्ते पे आगे की तरफ बढ़ चला। कुछ तेज कदम चलने के बाद मुझे एकदम से ख्याल आया कि वो बच्चा तो पीछे ही छूट गया होगा। शायद उस बच्चे के लिए मुझे इंसानियत के नाते इतना तेज नहीं चलना चाहिए था। मैं जल्दी से पीछे मुड़ा और मैंने देखा, बिल्कुल सटीक वही दूरी, उतना ही फासला उसकी और मेरे बीच, 7 या 8 कदम का। उसकी सूनी घूरती आंखें और वही अजीब सी मुस्कान, उसकी वही टेढ़ी सी गर्दन। मुझे बहुत अजीब लगा। अजीब तो था, चौंका मैं भी था, मगर मैंने इस ख्याल से मन से निकाल दिया इस ख्याल को कि हो सकता है कि ये दौड़कर मेरे साथ आया हो। मैं पलट के वापस आगे की तरफ बढ़ने लगा, मगर इस बार शायद मेरी चाल बहुत तेज थी और लगभग 40-50 कदम चलने के बाद जैसे ही मैंने गर्दन पलटी, उसको देखा, डर की एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। अजीब सा सूनापन उसकी आंखों में, बिल्कुल वही फासला, बस खड़ा था मुस्कान लिए वो छोटा सा बच्चा। मैं पलटा और जितनी तेज मैं चल सकता था उतनी तेज मैंने चलना शुरू किया। लगभग 25-30 कदम चलने के बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही सटीक दूरी दोबारा, वैसे ही वो बच्चा खड़ा था। हल्की सी उसकी एक तरफ झुकी हुई गर्दन, सोनी से मुझे घूरती हुई आंखें और उसके होठों पे वही हल्की सी मुस्कान। सच बताऊं, इस बार मैं बहुत डर गया था। मैं एकदम से पलटा, गर्दन सीधी कर मैं दौड़ा, शायद जानने के लिए कि ये बच्चा हमेशा मेरे पास उतनी ही सटीक दूरी पे कैसे होता है जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं। लगभग 100 कदम तेज दौड़ने के बाद मैं रुका। यकीन था मन के अंदर कि वो अब ना होगा। हल्की सी हंसी भी आई मुझे अपने ऊपर। सांसें के बीच गहरी गहरी सांसें लेते, थोड़ा सामने की ओर झुकते हुए मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अब सच मेरे सामने था। सटीक उतनी ही दूरी मेरे सामने थी, उसको मुस्कान मेरे सामने थी, उसका घूरना मेरे सामने था। बस इस बार थोड़ा सा फर्क था कि उसकी गर्दन इस बार बाईं तरफ थोड़ी ज्यादा झुकी हुई थी। मैं बच्चा तो था 15 साल का, लेकिन मैं इस वक्त जान चुका था कि यह सड़क सूनापन तो ली हुई है, लेकिन पूरी तरह सूनी नहीं है। यहां पे ऊपरी हवाओं का बसेरा है। सांसें रुकी सी महसूस हो रही थी। डर का एहसास ऐसा था कि अब जैसे कदम जड़ हो गई हो। घूमना चाहा, मगर शरीर ने साथ नहीं दिया। बस उसकी मुस्कान और उसकी सूनी आंखें जैसे मेरे दिमाग के हर कोने में समा रही हो। एक कशिश साफ मेरी आंखों को जैसे उसकी आंखें चुरा रही हो। उसकी आंखों से मैंने अपनी नजर हटाने की कोशिश भी की, मेरे अंतर्मन ने मुझे झिझोड़ा भी, मगर अब जैसे चेहरे की मांसपेशियां मेरा साथ नहीं दे रही थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि एक अजीब सा एहसास मैंने अपने अंदर महसूस किया कि जैसे मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। मेरे भीतर दुखी होने का भाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा। एक मनहूसियत, एक खींच मैंने अपने भीतर जीवन के प्रति महसूस की। जैसे कोई बहुत शांति के साथ ये एहसास मेरे अंदर उंडेल रहा हो। अपने सीने के अंदर ठीक पसलियों के पीछे एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सा सूनापन मैंने उस वक्त महसूस किया। जैसे कोई एक नाउम्मीदी का एहसास मेरे अंदर डाल रहा हो, जैसे कुछ पिघल रहा है मेरे अंदर। मेरे भीतर ही भीतर वो नाउम्मीदी जैसे रिस रही हो। हाँ, मैं आज जानता हूं, उन लम्हों में उसकी आंखों का सूनापन, वो बच्चा मेरे भीतर ही भीतर भर रहा था। ये बिल्कुल सच है कि इस वक्त आपको यह कहानी सुनाते वक्त मैं अपने भीतर एक झुरझुरी, एक सिरहन का एहसास महसूस कर रहा हूं। वो बरसों पुराना डर जैसे वापस मेरे अंदर जाग रहा हो। उस समय शून्य सा एहसास, धूमिल होता वातावरण जैसे मेरे पर भारी हो रहा था, जैसे मेरे अंदर अब मुड़ने का ख्याल ही ना बचा हो।
मेरी चेतना और मेरा चेतन मन जैसे शांत हो रहा हो, धीरे धीरे। सुना नहीं पाऊंगा उस एहसास को, उस एहसास के हर कोण को, जब जैसे इस वक्त मेरे साथ खेल रहे हो। हाँ सच है, इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अजीब सा डर महसूस हो रहा है इस वक्त, उस अतीत की खिड़की के भीतर झांककर। उस वक्त बस इतना याद है, शून्य से अधिकार था मेरा मेरे चैतन्य मन और मेरे मस्तिष्क पर। जैसे मेरी सोच खोती जा रही हो और मेरी चेतना डूबती जा रही हो। वो लंबी सड़क, वो ऊंचे दरख्त, जैसे सब खोते जा रहे हैं, अंधेरे में धूमिल होते जा रहे हैं, और मेरे सामने थी उसकी सिर्फ 2 आंखें। जैसे उन 2 आंखों के अलावा मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा। मेरे कानों से दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज टकराई, लेकिन वो सम्मोहन फिर भी नहीं टूटा। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि मैं पूर्ण रूप से सम्मोहित होता जा रहा था। मुझे यूं लगा जैसे उसकी आंखें अब बदल रही हैं। हाँ, एक सफेद सा खालीपन रह गया था उसकी आंखों में, बिल्कुल सफेद, और मेरी सोच जैसे बिल्कुल बंद हो चुकी हो। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे दिमाग के अंदर एक आवाज आ रही है, जैसे कोई हल्की सी सीटी बज रही हो। हाँ, बिल्कुल इसी तरह की सीटी मैंने अपने दिमाग के अंदर बजती हुई महसूस करी। मेरी पलकों ने झपकना बंद कर दिया। जो मेरे आसपास हो रहा था, कुछ आवाजें आ रही थी, मैं उसको सुन तो पा रहा था, उनको महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों के अलावा मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि वो बच्चा थोड़ा सा पीछे हटा, शायद आधा कदम, और उसी के साथ मैंने ये भी महसूस किया कि मैं शायद आगे बढ़ा आधा कदम। मैं उसकी तरफ आगे बढ़ना नहीं चाहता था। मेरी चेतना शायद अभी भी कहीं से सोई हुई आवाज में मुझे जगा रही थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरा दूसरा कदम अपने आप उठा और उसकी तरफ बढ़ा, क्योंकि वो आधा कदम और पीछे हटा था। मैंने बहुत कोशिश करी अपने आप को रोकने की, लेकिन जैसे जैसे वो पीछे हटता, वैसे ही वैसे कदम दर कदम मैं उसकी तरफ आगे बढ़ता। मुझे इस वक्त तो ठीक से भी याद नहीं कि वो कब वो 10-12 कदम गुजरे और मैं सड़क के बीच में से सड़क के किनारे आ चुका था। मेरे दिमाग के अंदर बजती हुई सीटी के पीछे से जैसे मेरी सोच ने मुझे आवाज दी कि वहीं से, ठीक वहीं से एक कच्चा रास्ता उस तालाब की तरफ जाता है, हल्के से जंगल के बीच में से होती हुई बिल्कुल संकरी सी पगडंडी। कभी कभी लकड़ी काटने वाले उस रास्ते पे चले जाते थे, या कोई बकरी चराने वाला अपनी बकरी को उस रास्ते पे हाँक देता था। आम आदमी की तो हिम्मत भी नहीं थी उस पतले से पगडंडी के ऊपर, संकरी पगडंडी के ऊपर तालाब तक जाना। मेरी सोच मुझे बताने लगी थी कि हो ना हो, ये बच्चा सम्मोहित करके मुझे उसी पगडंडी की तरफ ले जा रहा है, लेकिन कहां तक? तालाब तक, जो थोड़ी ही दूर था। अगर यूं ही मैं उस पगडंडी के अंदर चले गया, उस कच्चे रास्ते पे मैंने कदम रख दिया, और थोड़ी दूर जाने के बाद मेरा होगा क्या? मेरी सोच अपना काम कर रही थी और उसका सम्मोहन उसका काम कर रहा था। दोनों के बीच में एक हल्की सी लड़ाई थी, मगर शायद ये लड़ाई बेमानी थी। मेरी सोच की हल्की सी आवाज उसके गहरे सम्मोहन को शायद ना तोड़ पाती, और सच तो यह है कि तोड़ भी नहीं पाई थी। मैं कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा और उस कच्ची पगडंडी के मुहाने तक जा पहुंचा। अब मुझे महसूस हो रहा था कि वो बच्चा पीछे नहीं हट रहा है, कदमों से तो नहीं हट रहा है, वो शायद हवा में थोड़ा सा ऊपर है, कितना ऊपर मुझे नहीं मालूम, 2 इंच या शायद 6 इंच, शायद 1 फुट। वो शायद हवा में पीछे की तरफ धीरे धीरे तैर रहा है। मैंने महसूस किया ये उस वक्त। मेरी सोच के अंदर से एक डर उभरा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। झुरझुरी नहीं आई,
एक रोंगटे खड़े हो गए मेरे सारे, और इस डर के बीच में मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया, और उसी वक्त अचानक एक तेज रोशनी जैसे कूदती हुई मेरी आंखों के रेटिना पटल से टकराई, और चेतना का विस्फोटक धमाका मेरे जहन के कहीं भीतर हुआ। हाँ, ये सच है, उस रोशनी का वर्तमान का थप्पड़ इतना जोरदार था कि सड़क पे खड़ा बच्चा और मैं फिर आमने सामने थे। शायद वो सम्मोहन टूट चुका था उस रोशनी के कारण, और तभी मेरे बगल से एक ट्रक बड़ी तेजी से गुजरता हुआ चला गया। मेरे पास सोचने के लिए, समझने के लिए वक्त ही कहाँ था। ना जाने मैं कब पलटा। मैं पलटा तो मांसपेशियों ने मेरा साथ दिया। चेतना फिर डर के साथ वापस लौट आई। पलटा था ही कि पांव जैसे लड़खड़ाए, मगर गिरते गिरते, सामने झुकते झुकते गति बढ़ती चली गई। मेरी मांसपेशियों ने मेरे शरीर का भार फिर संभाला, और मैं दौड़ रहा था बेतहाशा, बेहिसाब, पूरी ताकत के साथ उस सूनी सड़क पर। शायद वो एक कोशिश थी उस बच्चे की चाल से तेज दौड़ने की, अपने आप से तेज दौड़ने की। दौड़ते दौड़ते सड़क के किनारे एक पुरानी कब्र को पार किया मैंने। अक्सर आते जाते इस कब्र को देखा करता था, मगर इस वक्त उस कब्र को देख के एक डर की लकीर जैसे दिल से मेरी टांगों की मांसपेशियों तक दौड़ती चली गई। उस डर से मैं लड़खड़ाया भी, मगर सड़क का कब्र वाला वो हिस्सा पार हो ही गया। तभी मुझे लगभग 2 किलोमीटर दूर रेलवे क्रॉसिंग से गुजरती हुई ट्रेन की आवाज फिर सुनाई दी। मेरी हाँफती सांसों के बीच, इस ठंड और तेज हवा के बीच भी मेरे जिस्म से पसीना तेजी से उभरने लगा। इस वक्त अपने सीने के अंदर जलन का एहसास बहुत तेजी से महसूस कर रहा था, बेहताशा दौड़ने की वजह से। मगर दौड़ना तो था तेज से भी तेज, वरना शायद जिंदगी ना दौड़ पाती। मुंह से सांस लेते, लगभग पूरा मुंह खोले बस भागता रहा। पीछे मुड़कर देखना मेरे बस की बात नहीं थी उस वक्त, और सच तो यह है कि शायद ये सही भी नहीं था। मुझे नहीं पता कि आप लोग छठी इंद्री पे विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन यकीन मानो उस वक्त मेरी छठी इंद्री मुझे संकेत दे रही थी, मुझे बता रही थी कि वो अभी भी मेरे पीछे है। बस कुछ कदम, शायद वही 7-8 कदम पीछे। मैं सुन सकता था उसकी पुकार का मध्यम एहसास, जैसे वो मुझे रोक रहा हो। सच तो यह है कि मुझे ज्यादा नहीं मालूम इन बलाओं के बारे में, इन ऊपरी हवाओं के बारे में, मगर इतना तो मुझे पता था कि इनका वजूद कुछ सीमित जगहों पे रहता है। ये भी कोई छल, बहरूपिया, हवा, रूह, व्यथा कुछ तो है। इसके इलाके का भी कोई मध्य बिंदु तो होगा ही। अगर मैं उस वक्त उसका मध्य बिंदु कब्र को मान लूं, तो थिएटर से लेके सामने दिखाई पड़ती रेलवे क्रॉसिंग तक ही इसका इलाका होना चाहिए। यही शब्द मेरे जहन में उतरता चले गया, रेलवे क्रॉसिंग। सीने में जलन की पीड़ा के बावजूद बस में दौड़ता रहा, तेज, बेहताशा। पीठ पर ठंडक का एहसास अभी भी था, शायद कुछ ज्यादा। वही एहसास जो बच्चे को देखने से पहले हो रहा था। साफ लग रहा था कोई उतनी ही दूरी से सूनी आंखों से मुझे घूर रहा है। दौड़ते दौड़ते दौड़ना मुश्किल हो गया, सांस फूल चुकी थी, बस अब गिरने को था मेरा शरीर। जीवन ने जैसे चीख कर आवाज दी, और दूर बजती ट्रेन की सीटी ने जैसे पुकारा मुझे, और गिरते गिरते हाथ से जमीन को छुआ ही था कि मेरी चेतना ने एक और कोशिश करी। शरीर ने उसकी बात में हाँ मिलाया। सांस की आपूर्ति के बावजूद मैं दौड़ने लगा। उतना तेज तो नहीं, मगर हाँ, अपनी गति की सीमा से ज्यादा तो दौड़ ही रहा था। आज इस वक्त यहाँ बैठकर ये कहना कि वो वास्तव में मेरे पीछे उतनी ही दूरी पे होगा, शायद सही हो, शायद गलत हो।
मेरी इस बात पे हो सकता है कि मेरे कुछ दोस्तों को हंसी भी आ जाए, मगर मैं जानता हूं कि सच क्या है। ये बिल्कुल सच है कि वो था मेरे पीछे। सिर्फ मेरी आत्मा या मेरा अंतर्मन महसूस कर सकता है उस वक्त जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी मैंने महसूस किया। रेलवे क्रॉसिंग सामने दिखने लगी थी। उम्मीद और जोश की लहर अब डर की लकीर को चटकाकर सामने आने लगे। क्या होता उस वक्त अगर रुक जाऊं या रुक जाता मैं, अगर गिर के उठ ना पाता मैं, अगर मैं कोई स्पोर्ट बॉय ना होता, या यहां तक उस रात में दौड़ ना पाता, या फिर उस ट्रक की रोशनी ना आती। उस वक्त ये सारे सवाल मेरे भीतर नहीं थे, मगर आज है। इस वक्त आप लोगों को ये कहानी सुनाते वक्त मेरे जहन में ये सवाल उभर उभर के आ रहे हैं। डर का यह आलम था उस वक्त कि थकने के बावजूद, सीने में जलन के बावजूद, लड़खड़ाने के बावजूद मैं रुक नहीं रहा था। बेहाल लड़खड़ाते हुए, हाँफते हुए पहुंच ही गया रेलवे लाइन तक। दौड़ते हुए मुझे अब रेलवे क्रॉसिंग की दूसरी तरफ सड़क के किनारे कुछ दुकानें नजर आने लगी थी। रेलवे क्रॉसिंग के कैबिन के पास कुर्सी के ऊपर एक शख्स नजर आने लगा था। उसके पास रखा हुआ हुक्का मैं साफ देख सकता था। मेरे और क्रॉसिंग के बीच में लगभग 100 या 150 मीटर की दूरी ही शेष बची थी। और थोड़ी कुछ कदम और दौड़ने के बाद मैंने महसूस किया, साफ तौर से मैंने देखा कि जो शख्स कुर्सी के ऊपर बैठा है वो दरअसल एक बूढ़ा इंसान है जो बीच बीच में हुक्के को उठाकर गुलगुला लेता है। और एक बात मैंने और महसूस करी, साफ तौर पे लगने लगा कि जो ठंडक का एहसास जब वो बच्चा मुझे दिखाई दिया था, उससे पहले जो ठंडक का एहसास मेरी पीठ की तरफ था, वो एहसास अब कम हो गया है, शायद पूरी तरह से। और हवा का रुझान जो सामने की ओर से था, उसकी ठंडक का एहसास मैं अब सीने पे महसूस करने लगा। मेरी लड़खड़ाती हुई चाल स्थिर होने लगी और मैं अब भी तेज ही दौड़ रहा था। और क्रॉसिंग को पार करते करते जो सुकून मुझे मिला, मैं उसको इस वक्त यहाँ बयान नहीं कर पाऊंगा। सच तो यह है, जो भी गुजरा उस वक्त वो मैं ठीक से आप लोगों को समझा भी नहीं पाया हूँ। कोई और कहानी होती, किसी और की बीती होती तो बेहतर तौर से लिख देता। इस वक्त अपनी आप बीती को लिखना, शब्दों को पकड़ना, कागज पे उंडेलना, शब्दों को करीने से रखना, ये सब नहीं हो पाया मुझसे इस बार। खैर, मैं गिरता सा बूढ़े के पास पहुंचा और लगभग गिरता सा बैठ गया अपने घुटनों पर। मेरी सांसों की गति और मेरे चेहरे की उड़ती हवाइयां के बीच में से झांकता मेरा सुकून उसकी बूढ़ी आंखों से भी नहीं छिपा होगा। ठीक हो, बूढ़े बाबा के शब्द टकराए मेरे कानों से। हाँ, मैं बस इतना ही कह पाया। बाबा ने एक बोतल उठाई और मेरी तरफ बढ़ा दी। रम की कांच की बोतल में पानी भरा हुआ था। आधी बोतल में एक ही सांस में पी गया। राहत मिली। अच्छा हुआ कि उस वक्त मुझे ठसका नहीं लगा। कहाँ जाना है? बस बाबा ने इतना पूछा। मेरे उत्तर पे उन्होंने कहा, तालाब पे वापस मत जाना, सीधे बाजार के रास्ते निकल जा और घूम के अपनी कॉलोनी की तरफ जाओ। उनके इस शब्द अगर वो बोलते भी ना तो भी मैं घूम कर ही जाता। उस रात लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता मैंने ज्यादा तय किया, पैदल पैदल, और धीरे धीरे मैं अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते पहुंचते लगभग 2:30 का समय हो चुका था। बहुत हो डंग हुआ घर में। नाना जी और माता जी के द्वारा छड़ी से मार भी लगी। अच्छे से एक निर्लप छड़ी ने मेरी पीठ और मेरे पिछवाड़े और मेरे टांगों को सुझाया। और उसके बाद मां ने अगरबत्ती, दिया बाती जलाकर मंदिर में रखा, मेरे लिए पूजा करी कि जो भी हो, भले बेटा 2:30 बजे घर आया, आ तो गया। हाँ, मां गुस्सा थी कि मैं रात में पिक्चर देखने गया ही क्यों। मैंने मां को बताया कि मां, एक ऊपरी हवा का साया मेरे पीछे था, तो मां ने मुझे और मारा। मां को लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। बस
बाद में किसी को ज्यादा बताया नहीं, मैंने यह हादसा बंद करके डाल दिया अतीत के बस्ते में। एक ऐसा बस्ता जो कभी कभी अपने आप खुल जाता है, जैसे आज खुला और मैंने ये कहानी आपके समक्ष रखी। किसी और को बताता भी क्या, कोशिश भी करी अपने एक दो दोस्तों को बताने की, मगर वो लोग मुझ पे हंसे, और ज्यादा बताता तो लोग मुझे पागल समझते। मगर बाद में पता चला कि उस तालाब में पूर्णिमा की रात और अमावस की रात अक्सर मुर्दा शरीर मिल जाते हैं। अनुमान है कि सबका वो आत्महत्या करते हैं, लेकिन शायद सच मैं जानता हूँ, या मैं यूं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं सच जानता हूँ। वो सूनी आंखें, मुस्कान, वो दुख का, खींच का, जीवन के प्रति बोझ का एहसास जो वहां महसूस होता है, किसी हवा, किसी व्यथा या किसी बच्चे के सामने आने से। वो पगडंडी संकरी सी जो हाईवे से होती हुई, कच्चे रास्तों से गुजरती हुई तालाब तक जाती है, जहां पे हमारे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगते हैं। शायद उन्हीं में उन मुर्दा शरीरों का राज छिपा है। मगर सच ये भी है, आज भी मेरे सामने एक सवाल बार बार आ जाता है, वो कौन था? अगर आपको ये हादसा, ये कहानी, ये सच पसंद आया तो चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। नमस्ते, जय हिंद।